जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का। तो दोस्तों, आज हम एक आधुनिक इतिहास का टॉपिक है पुर्तगाल। तो हम इस पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे कि जो पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी उसमें क्या क्या हुआ था। पुर्तगाली कंपनी कौन सा व्यापार की थी और इसके बारे में जो भी चर्चाएं हुई थी, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, यहाँ से यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब आप सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो प्रश्न बनता है कि आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम कैसा था। तो पहले पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पर डच आए थे, अंग्रेज आए थे, चौथे पे डेनिश, पांचवे पे फ्रांसीसी आए थे। तो ये लोग कैसे आए थे। अब यूरोपीय कंपनियां अब भारत में आएंगी तो कैसे आएंगी, कोई रास्ता होना चाहिए। तब यूरोप से भारत एवं पूर्वी एशिया आने का मार्ग केवल दो मार्ग था। एक फारस की खाड़ी वाला मार्ग था और एक लाल सागर वाला मार्ग था। तो दोस्तों, यूरोप से जो लोग पुर्तगाली और डच, डेनिश भारत आए थे, वो लोग केवल दो मार्ग था। एक फारस की खाड़ी से जो आता था और एक लाल सागर से आता था। तो चलिए दोस्तों, हम इस फारस की खाड़ी वाले मार्ग के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं और लाल सागर वाले मार्ग के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। यहाँ पर जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, फारस की खाड़ी वाला मार्ग था वो ईरान और इराक को, जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था वो ईरान और इराक से होते हुए यूरोप को आता था। कहाँ आता था? यूरोप को। जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था वह ईरान और इराक से होते हुए यूरोप को आता था। और यह मार्ग बहुत ही प्रचलित था। इसमें मतलब सबसे ज़्यादा व्यापारी आते थे। सबसे ज़्यादा व्यापारी इसी मार्ग से आते थे। सबसे ज़्यादा व्यापारी इसी मार्ग से आते थे। तो अब चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब आएगा लाल सागर वाले मार्ग के बारे में हम लोग बात करेंगे। लाल सागर मार्ग। लाल सागर वाला मार्ग कैसा दोस्तों? लाल सागर वाला जो मार्ग था वो मिस्र के सिकंदरिया शहर था। मिस्र का एक सिकंदरिया शहर था। उससे ये इस दोनों स्थान से होते हुए तब यूरोप आता था। इस दोनों स्थान से होते हुए यूरोप आता था। लाल सागर वाला मार्ग जो था वो मिस्र के सिकंदरिया शहर से होते हुए यूरोप आता था। और यह मार्ग दोस्तों, यह मार्ग बहुत कम प्रचलित था। यह मार्ग बहुत ही कम प्रचलित था दोस्तों। यह मार्ग सबसे कम प्रचलित था। और इस मार्ग में जानते हैं, आप लोग को बताऊं, इस मार्ग में सालों साल तक कोहरा पड़ा रहता था। और इस मार्ग से
वही व्यापारी आते थे जिनके पास जिनके पास जिनके पास जल सेना होती थी, क्योंकि जब सालों साल कोहरा पड़ा रहता था तो समुद्री लुटेरे जो व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे तो समुद्री लुटेरे इनको लूट लेते थे। समुद्री लुटेरे इनके सामान को लूट लेते थे। तो इसलिए जो वही व्यापारी आता था जिसके पास जल सेना होती थी, जिस व्यापारी के पास जल सेना होती थी वो लाल सागर वाले मार्ग के साथ आता था। और इससे पता चलता है कि लाल सागर वाले मार्ग से बड़े बड़े व्यापारी लोग आते थे, इसलिए यह बहुत ही कम प्रचलित मार्ग था। और जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था वो उससे सब बड़े छोटे व्यापारी सब लोग आते थे। तब चलिए इसके आगे बात करेंगे हम लोग। फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, फारस की खाड़ी और फारस की खाड़ी और लाल सागर जो था वो लाल सागर, ये दोनों कस्तुनतुनिया जो कस्तुनतुनिया जैसे इस्तांबुल के नाम से जानते हैं उस देश के अंतर्गत आते थे। कुस्तुनतुनिया का नाम आप लोग सुने होंगे, इतिहास में बहुत ही आता है कुस्तुनतुनिया देश। कुस्तुनतुनिया जो फारस की खाड़ी और लाल सागर जो था वो कुस्तुनतुनिया देश के अंतर्गत आते थे। तब क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में, तो क्या हुआ 1453 ईस्वी में जो तुर्की देश ने इस कुस्तुनतुनिया देश पर सैन्य आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार बना लिया। 1453 ईस्वी में तुर्की देश ने कुस्तुनतुनिया पर सैन्य आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार बना लिया। तब जब कुस्तुनतुनिया देश अपना अधिकार बना लिया, तुर्की देश अपना अधिकार बना लिया कुस्तुनतुनिया देश पर, तब फारस की खाड़ी और लाल सागर वाला मार्ग जो था वो कुस्तुनतुनिया के अंदर आता था। तो ये तुर्की ने जीत लिया था, तब ये तुर्की के अंतर्गत आने लगा और तुर्की देश के लोग वहाँ का राजा किसी को आने नहीं देता था। तो फिर जो पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारी तुर्की देश के पास आए, बोले कि हमें अनुमति दे दीजिए उस रास्ते से व्यापार करने के लिए। तो तुर्की देश ने क्या कहा, वो अनुमति देने से मना कर दिया, साफ अनुमति देने से मना कर दिया। तब अब ये दोनों देश पुर्तगाली और स्पेन दोनों लोग तुर्की देश से विवाद से बचने के लिए अपना समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकल गए। समुद्री मार्ग खोजने में लग गए। तब अब आइए दोस्तों यहाँ से देखिए अब यहाँ से दूसरा कुछ शुरुआत करेंगे। अब जो भारत था, ये भारत एवं पूर्वी देश यहाँ जो था, यहाँ क्या था अब आप लोग को यहाँ पता होना चाहिए। यहाँ पर
सबसे ज़्यादा गरम मसालों का उत्पादन होता था। गरम मसालों का उत्पादन होता था। भारत एवं पूर्वी देश में गरम मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। और जो यूरोप महाद्वीप के रहने वाले लोग थे, जो यूरोप महाद्वीप के रहने वाले लोग थे दोस्तों, जो यूरोप महाद्वीप के रहने वाले लोग थे वो लोग मांस मीट का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते थे। मांस मीट का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते थे। तो अब जब मांस मीट बनता है तो उसमें गरम मसालों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। मांस मीट बनाने के लिए अत्यधिक गरम मसालों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यूरोप महाद्वीप के जो लोग थे उन लोगों को गरम मसालों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा थी। और यह गरम मसाला वहाँ न के बराबर उत्पादन होता था। यूरोप महाद्वीप में गरम मसाला न के बराबर उत्पादन होता था, इसलिए वहाँ मांग बहुत ज़बरदस्त थी। गरम मसालों की यूरोप महाद्वीप में मांग बहुत ज़बरदस्त थी। तब 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। 1492 में अब प्रश्न यहाँ से बनेगा तो ध्यान दीजिएगा। 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। लेकिन यह खोजते खोजते कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। यह भारत नहीं पहुंचा, खोजते खोजते कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। और जहाँ पर स्पेन का व्यापारिक संबंध जुड़ गया। और यह अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका से स्पेन का व्यापारिक संबंध जुड़ गया। कैसा संबंध? व्यापारिक संबंध। जब व्यापारिक संबंध जुड़ गया तो दोबारा स्पेन भारत आने का प्रयास ही नहीं किया। जब यह कोलंबस 1992 ईस्वी में भारत समुद्री मार्ग खोजने का निकला था, तब यह खोजते खोजते भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया। तो अमेरिका जब पहुंच गया तो वहाँ स्पेन के साथ अमेरिका का व्यापारिक संबंध जुड़ गया और फिर यह दोबारा भारत आने का प्रयास नहीं किया। पहले पुर्तगाली लोग नए समुद्री मार्ग का खोज करने में सक्षम हो गए। तो पुर्तगाली लोग यहाँ पर जो पुर्तगाली लोग थे वो समुद्री मार्ग खोजने में सक्षम थे। जो पुर्तगाली लोग थे वो समुद्री मार्ग खोजने में सक्षम थे। जो पुर्तगाली थे उन्होंने भौगोलिक खोज और समुद्री जहाज
समुद्री जहाज और निर्माण कला एवं दिशा सूचक का आविष्कार कर चुके थे। जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने पहले से समुद्री मार्ग का खोज अच्छे तरीके से कर लिया। वो समुद्री मार्ग खोज करके भारत पहुंच गए और उन्होंने भौगोलिक खोज किया, समुद्री जहाज बनाए और निर्माण कला एवं दिशा सूचक यंत्र बनाए, जिससे वो जैसे आप समुद्र में रहेंगे तब अब कैसे पता लगाएंगे कि हम कहाँ पर हैं, मतलब किस दिशा में हैं, किस दिशा में हमें जाना है। इसलिए उन्होंने दिशा सूचक यंत्र बनाया था। दिशा सूचक यंत्र, उन्होंने दिशा सूचक यंत्र बनाया। उन्होंने दिशा सूचक यंत्र बनाया और समुद्री मार्ग का खोज किया। तो दोस्तों 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वार्थो, देखिए पेन सही से नहीं चल रही है, बार्थोलोमो डियाज, नाम थोड़ा सा इनका बड़ा है, बार्थोलोमो डियाज, ये अटलांटिक महासागर के रास्ते से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने निकले थे। ये जो बार्थोलोमो डियाज हैं, ये अटलांटिक महासागर से समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए भारत निकले थे और अफ्रीका महाद्वीप ये कहाँ तक पहुंचने में सक्षम रहे, ये जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप तक, अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंचने में सक्षम रहे, लेकिन भारत नहीं पहुंच पाए, ये भारत पहुंचने में असफल रहे। फिर आते हैं वास्को डिगामा आते हैं। अब वास्को थे वो 20 मई 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग का खोज करके भारत आए थे। ये गूगल पे आप देखेंगे ये 20 मई दिखाएगा, लेकिन अन्य किताबों में लिखा है 17 मई 1498। अब जो वास्को डिगामा भी अटलांटिक महासागर के रास्ते से ही आए थे। अटलांटिक महासागर के रास्ते से आए थे। अटलांटिक महासागर के रास्ते से आए थे, जो समुद्री मार्ग से उत्तमाशा अंतरीप, ये उत्तमाशा अंतरीप की खोज करके, ये उत्तमाशा अंतरीप की खोज करके जो केरल राज्य के कालीकट के बंदरगाह पर आए थे। ये भारत में कहाँ आए थे? केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पे आए थे। तो दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और उस समय कालीकट के राजा कौन थे? उस समय कालीकट के राजा जो थे, कालीकट के राजा आप कह सकते हैं उस समय जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन। उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे। इनको बॉक्स में कर दीजिए। उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे। और वास्को डिगामा को पूरा आने में, समुद्री मार्ग का खोज करने में कितना दिन लगा था? 90 दिन लगा था। आप कह सकते हैं 90 दिन। समुद्री मार्ग खोज करने में
वास्को डी गामा समुद्री मार्ग खोज करने में 90 दिन लगा था। और ये जो उत्तमाशा अंतरीप खोज करके आए थे, उत्तमाशा अंतरीप वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप की खोज करके जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर। इस उत्तमाशा अंतरीप का उप आधुनिक नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। इसका आधुनिक नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया है। और यह कहाँ पर है? यह अफ्रीका महाद्वीप में है। यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कालीकट और फिर जो आए थे गुजराती व्यापारी, एक थे गुजराती व्यापारी जो वास्को डी गामा को, गुजराती व्यापारी जो थे गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिंद्र, ये जो थे, ये आदमी वास्को डी गामा को समुद्री मार्ग का रास्ता बताया था भारत पहुंचने के लिए। किसको बताया था? वास्को डी गामा को बताया था। और जो कालीकट के राजा थे, जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो कालीकट के राजा जो जमोरिन थे, अभी हमने आपको भव्य स्वागत किया, और अपने क्षेत्र से गरम मसालों को ले जाने का, अपने क्षेत्र से गरम मसालों का आयात करने का अनुमति दे दिया। और वास्को डी गामा गरम मसालों का यूरोप बाजार में निर्यात करने लगे। और जब इस व्यापार से वास्को डी गामा को अपनी शुद्ध बचत से 60 गुना प्रॉफिट हुआ, 60 गुना लाभ हुआ। इनको 60 गुना लाभ हुआ जब जमोरिन के राजा इन्हें अपनी भारत से गरम मसालों का आयात करने के लिए अनुमति दे दिया। तब ये गरम मसाला आयात करके यूरोप के बाजार में ले जाकर निर्यात करने लगे, जिससे इनको अपनी शुद्ध बचत का 60 गुना लाभ हुआ। और अब और आगे चलेंगे तो वास्को डी गामा देखेंगे भारत में कितने बार व्यापार करने आए थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, वास्को डी गामा भारत में 3 बार व्यापार करने आया था। कितने बार आया था? 3 बार आया था। चलिए देखिए कब कब आया था। एक 1498 ईस्वी में आया था कालीकट में। 1498 ईस्वी में कालीकट केरल में है। और फिर दूसरा बार कब आया था? दूसरा बार 1502 ईस्वी में आया था, कालीकट में आया था, जो कि ये भी केरल में है। और तीसरी बार कब आया था? 1524 ईस्वी में कोचीन में आया था। तीसरी बार वास्को डी गामा भारत में कोचीन में आया था। और अब और आगे देखिए, 24 ईस्वी में कोचीन में आया था। पंद्रह सौ चौबीस ईस्वी में वास्को डी गामा जो थे वो मलेरिया से ग्रसित हो गए थे।
1524 ईस्वी में वास्को डी गामा मलेरिया से ग्रसित हो गए थे, जिसके कारण इनकी कोचीन में ही मृत्यु हो गई। जब आपसे पूछा जाएगा वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे कोचीन में हुई थी। 1524 ईस्वी में कोचीन में ही हो गई थी। और इनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? इनकी समाधि जो है ये भी कोचीन में बनाई गई है। इनकी समाधि भी कोचीन में बना दी गई थी। और अब आगे देखेंगे, जब पुर्तगाली व्यापारी प्रथम ये वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई, तो फिर द्वितीय पुर्तगाली व्यापारी आए। द्वितीय पुर्तगाली व्यापारी जो थे वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल थे। ये 1500 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और ये कालीकट आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट। ये कहाँ आए थे? कालीकट आए थे। ये जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल हैं 1500 ईस्वी में भारत में गरम मसालों का व्यापार करने के लिए कालीकट में आए थे और इन्होंने गरम मसालों का व्यापार किया और स्वदेश अपने देश लौट गए। 98 ईस्वी में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का निर्माण हुआ था। तो पुर्तगाली कंपनी का निर्माण कब हुआ था? पुर्तगाली कंपनी का निर्माण कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और इस कंपनी का नाम क्या रखा गया था? इस कंपनी का नाम रखा गया था एस्तादो द इंडिया। इस कंपनी का नाम रखा गया था एस्तादो द इंडिया रखा गया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का निर्माण हुआ था। इस कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया रखा गया था। एस्तादो द इंडिया रखा गया था। और फिर 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों का भारत में पहला कारखाना। 1530 ईस्वी में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, पुर्तगालियों का भारत में पहला कारखाना पुर्तगालियों का भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? वो खोला गया था कोचीन में खोला गया था। कब खोला गया था? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों का पहला कारखाना कोचीन में खोला गया था। अब देखिए 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में दूसरा कारखाना। 1505 ईस्वी में दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में दूसरा कारखाना कहाँ खोला गया था? वो कन्नूर में खोला गया था। 1505 में दूसरा कारखाना पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना को कन्नूर में खोला गया था। और फिर 1505 ईस्वी में एक व्यापारी थे पुर्तगाली वायसराय बनकर, ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। ये क्या किए थे? ये जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे, जिससे इस समय जब ये 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे, तो इस समय पुर्तगालियों के व्यापार में वृद्धि हुई थी।
तो इसमें पुर्तगालियों के व्यापार में वृद्धि हुई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नौसेना की सहायता से हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार करके एशिया का व्यापारिक मार्ग रोक लिए थे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो हिंद महासागर नौसेना की सहायता लेकर हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार कर लिए थे और एशिया के व्यापारिक मार्गों को रोक लिए थे। अब और आगे देखिए, 61 ईस्वी में गोवा, दमन, दीव, ये इस तीनों जगह पर पुर्तगालियों का ही अधिकार था। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया था। पुर्तगालियों की देन क्या थी? पुर्तगालियों की देन क्या थी? तो पुर्तगाली लोग क्या किए थे भारत में? तो पुर्तगालियों की देन, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, समुद्री मार्ग की खोज किए थे। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जिसे आप छपाई मशीन कहते हैं, ये पुर्तगालियों ने ही आविष्कार किया था। और समुद्री जहाज, भारत के लोग समुद्री जहाज बनाने का तकनीक किससे सीखे थे? पुर्तगालियों से ही सीखे थे। और पुर्तगाली लोग भारत में तंबाकू की खेती भी किए थे। तंबाकू की खेती, भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती किए थे। और इन्होंने उच्च किस्म की बीज भी दिए थे। उच्च किस्म का बीज दिए थे। जैसे मक्का हो गया, जैसे मक्का का बीज दिए थे, आलू का बीज दिए थे, मूंगफली का दिए थे, अब आइए दोस्तों, पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ? पुर्तगालियों का पतन, इसके बारे में थोड़ा सा पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुर्तगालियों का पतन, तो पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ? ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, इसलिए इनका पतन हो गया। ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, इसलिए इनका पतन होने लगा। और पुर्तगाली लोग का पतन कैसे हुआ? दूसरा कारण है डच और अंग्रेजों के अपेक्षा नौसेना कमजोर होना। जो डच की सेना थी और जो अंग्रेज की सेना थी, इसके अपेक्षा इनकी सेना, पुर्तगालियों की सेना कमजोर थी। जब डच और अंग्रेज इन पर आक्रमण करते थे तो ये लोग हार जाते थे। और ये लोग क्या किए?
और ये लोग अपना गुप्त रूप से निजी व्यापार करने लगे और धीरे धीरे भारत के साथ व्यापार कम करके ब्राज़ील के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ने लगे। धीरे धीरे भारत के साथ व्यापार कम करके ब्राज़ील के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ने लगे। इसलिए इन पुर्तगालियों का पतन होने लगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पूरे पुर्तगाली के बारे में हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अब 1509 ईस्वी में, एक मिनट आ गया, अब 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे। ये दूसरा वायसराय बनकर भारत आए थे। अल्फांसो, यहाँ साफ साफ लिखा नहीं जा रहा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में दूसरा वायसराय बनकर भारत आए थे। और ये एक अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक कुशल प्रशासक एवं कुशल सेना नायक थे और एक सफल व्यापारी भी थे। इनको ये बहुत अच्छा व्यापार, इन्हें सफल व्यापारी माना जाता था। और इनके भारत आने के समय पुर्तगाली के लोग थे, उन्हें व्यापारिक क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। और 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क जो थे, अल्फांसो अल्बुकर्क पुर्तगाली व्यापारी जो थे, उन्होंने पुर्तगाली व्यापारियों का मुख्यालय पुर्तगाली व्यापारियों का मुख्यालय इन्होंने कोचीन में बनाया था। पुर्तगाली व्यापारियों का मुख्यालय कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, हम लिख दे रहे हैं, यूसुफ आदिल शाह। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के ऊपर आक्रमण करके गोवा पर अधिकार कर लिया था। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो थे यूसुफ आदिल शाह के ऊपर आक्रमण करके गोवा पर अधिकार कर लिए थे। और 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की बड़ी व्यापारी मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिए थे। कहाँ पर? 1511 ईस्वी में इन्होंने
एशिया की सबसे बड़ी व्यापारी मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिए थे। और फिर देखिए 1515 ईस्वी में इन्होंने फारस की खाड़ी के निकट हरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिए थे। हरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिए थे। और ये जो अल्बुकर्क थे वो भारत में ईसाई धर्म, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे भी इसी को बताएंगे हम, ईसाई धर्म को। इसी के कारण, ईसाई धर्म के कारण ही इन लोगों का पतन हो रहा था। अब ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार करने लगे, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे और पुर्तगाली बस्ती बसाने का प्रयास करने लगे। फिर 1515 ईस्वी में क्या हुआ, इनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। किसकी हो गई? अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? इनकी मृत्यु गोवा में हो गई। इनकी मृत्यु गोवा में हो गई थी और इनकी समाधि भी गोवा में ही बनाई गई थी। और फिर पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? फिर पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? अब आए नीनो डी कुन्हा आए। नीनो डी कुन्हा, इन्होंने कोचीन से राजधानी परिवर्तन करके गोवा कर दिया। कोचीन से परिवर्तन करके क्या कर दिया? गोवा कर दिया गया। कोचीन से राजधानी परिवर्तन करके गोवा कर दिया। और नीनो डी कुन्हा जी ये मद्रास के निकट सेंट थोमे एवं बंगाल में स्थित हुगली, जो सेंट थोमे के निकट थोमे और बंगाल के में स्थित हुगली में पुर्तगाली बस्ती बना लिए थे। और पुर्तगालियों ने 1535 ईस्वी में दमन एवं दीव को जीत लिए थे। 1535 ईस्वी में दमन एवं दीव को जीत लिए थे। और इन्होंने 90 वर्षों तक हिंद महासागर पर पुर्तगाली का एकाधिकार था। पुर्तगालियों का 90 वर्षों तक एकाधिकार था। इसलिए पुर्तगालियों को सागर का स्वामी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सागर का स्वामी, पुर्तगालियों को सागर का स्वामी अगर परीक्षा में आए तो सागर का स्वामी किसे कहते? पुर्तगालियों को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 90 वर्षों तक हिंद महासागर पर एकाधिकार किया था बनाया। इतने हिंद महासागर पर अकेले इन्होंने रहे थे। और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ये भी आएगा, पुर्तगाली भारत में कब आए थे? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले हमने बताया था आपको, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और इन्होंने सबसे बाद में भी गए थे, पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। 1961 ईस्वी में गोवा, 1961 ईस्वी में